बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट। आई होप आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जी बेटा, हम एंजाइम्स के हवाले से डिस्कस कर रहे थे और इस चैप्टर का हमारा ये थर्ड लेक्चर है। और लास्ट लेक्चर में बेटा हम लोगों ने जो डिस्कस किया था कोफैक्टर और उसकी टाइप्स के हवाले से। मैंने आपको बताया था कि कोफैक्टर की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, एक्टिवेटर, कोएंजाइम्स, प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, डिटेल में मैंने बताया था। उसके बाद हमने एंजाइम एक्शन के जो मॉडल्स हैं उनके हवाले से डिटेल डिस्कशन की थी, लॉक एंड की मॉडल। और उसके उसके साथ साथ हमने डिस्कस किया था जो हमारे पास एंजाइम के हवाले से आप कह सकते हैं इंड्यूस फिट मॉडल का। और साथ साथ मोड ऑफ एंजाइम एक्शन की भी बात की थी कि एंजाइम किस तरह से जो है वो एक्टिव होते हैं, किस तरह से परफॉर्म करते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया था। ये हमारा लास्ट लेक्चर के हवाले से था। बेटा आज हम लोगों ने डिस्कस करना है, हमारे आज के लेक्चर के दो टॉपिक हैं। एक है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास फैक्टर दैट अफेक्ट एंजाइम एक्शन, यानी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो एंजाइम एक्टिविटीज पे अफेक्ट करते हैं या जिससे एंजाइम की एक्टिविटीज बेटा मुतासर होती है। तो उन फैक्टर्स को हम आज अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेटा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन दरअसल ये होती क्या है, पहले तो इसको हम जांच लें बेटा। बेटा जब भी कोई रिएक्शन परफॉर्म होता है ना, तो दो रिएक्टेंट जब आमने सामने आते हैं और कोलाइड होने लगते हैं तो उनको कोलिजन के लिए एक एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। वो जब कोलाइड करते हैं, कोलाइड करने के बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, वही एनर्जी उन्हें प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है। बेसिकली जो है इस टाइप ऑफ एनर्जी को हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने बता भी दिया है मॉलिक्यूल्स जिनको एनर्जी रिक्वायर्ड हो ताकि वो रिएक्ट करें और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, ये हमारे पास एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहलाता है। अब बेटा नॉन लिविंग की बात करें ना, नॉन लिविंग में उन हम किसी भी प्रोडक्ट को किसी भी रिएक्टेंट को या किसी रिएक्शन को कंप्लीट करना हो तो हम हीट प्रोवाइड कर देते हैं, कुछ कैटलिस्ट प्रोवाइड कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो उनको एनर्जी मिलती है, वो बूस्ट अप होते हैं और रिएक्शन लाइक देखिए वाटर है हमारे पास, वाटर को आप टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे, नॉन लिविंग है, साफ ज़ाहिर है वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये किसको एनर्जी मिली थी, मॉलिक्यूल्स को कोलाइड किए, सेपरेट हुए और इस तरह जो है ना इवेपोरेट कर गए। अब हीट बेसिक एनर्जी थी, बट लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम ऐसा नहीं कर सकते, हीट नहीं प्रोवाइड कर सकते, क्योंकि बेटा लिविंग जो है ना ये थर्मोलायबल है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को हीट प्रोवाइड करते हैं ना ताकि हम उन्हें एनर्जी दें और लिविंग ऑर्गेनिज्म की रिएक्शंस बूस्ट अप कर जाएं, उससे क्या होगा, रिएक्शन बूस्ट अप नहीं करेंगे बल्कि जो हमारे पास यानी कि एंजाइम्स की जो नेचर है ना, यानी कि एंजाइम क्योंकि प्रोटीन इन नेचर होते हैं, तो एंजाइम की नेचर पे इफेक्ट आएगा, एंजाइम की डीनेचरिंग होगी, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड टूटेगा, जो इनमें हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है, सल्फर ब्रिजेस हैं, जितनी भी इंटरेक्शंस हमें देखने को मिलती हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर में और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में प्रोटीन के, तो क्या होगा, ये डीनेचर, ये ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएंगे, डीनेचर होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए लिविंग में हम इस चीज को अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसमें आपको अच्छी तरह पता है 100 and 1000 ऑफ केमिकल रिएक्शन हमारे सेल्स में हो रहे होते हैं। ठीक है, और इनको हम कम करवाते हैं एक आइसोथर्मल कंडीशन में। आइसोथर्मल कंडीशन क्या होती है बेटा, कि हमने क्या करना है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख देना है। ठीक है, टेम्परेचर को कांस्टेंट करके हमने क्या करना है, जो हमारे सेल्स हैं, जो हमारे सेल्स के अंदर डिफरेंट रिएक्शंस हो रहे हैं, उनको हमने बूस्ट अप करना है, कंप्लीट करना है। तो इसका मैकेनिज्म क्या होगा, इसको जरा बेटा आपने समझना है। आपकी बुक में भी ये रिएक्शन दिया गया है, मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। हमारे पास ये जो ए है ना, ए ये सबस्ट्रेट के लिए है और दरम्यान में बी का वर्ड आया है, ये भी सबस्ट्रेट के लिए है। ठीक है, ई फॉर एंजाइम, ये तीन चीजें आपने बेटा ध्यान में रखनी है। ए एंड बी जो है ये सबस्ट्रेट है, ई जो है दिस वन इज एंजाइम, ये एंजाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब रिएक्शन में होता क्या है, जो हमारे लिविंग बॉडीज में होते हैं, कि जब हमारे पास दरअसल होना तो ये होता है ना कि यानी कि ए रिएक्टेंट है, बी रिएक्टेंट है, जब मिलेंगे
एंजाइम इनको बूस्ट अप करेगा और ये प्रोडक्ट में ए बी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, दैट्स इट। लेकिन दरअसल कैसे हो रहा होता है वो इस रिएक्शन में आपने समझना है। हमारे पास जो ए सबस्ट्रेट है ये पहले एंजाइम के साथ क्या करेगा, बाइंड करेगा। एंजाइम के साथ जैसे ये बाइंड करेगा ये बूस्ट अप होगा, ये एक्साइटेड स्टेट की तरफ जाएगा, यानी कि एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स ए सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, ये जो एंजाइम है ना इसको एक एनर्जी देगा, इसको बूस्ट अप कराएगा, यानी कि इसको तैयार करवाएगा। और जैसे ये तैयार होगा ये इसके साथ जो दूसरा रिएक्टेंट है बी जो मौजूद है ये उसके साथ रिएक्ट करेगा। अब जैसे वो रिएक्ट करेगा तो ए और बी ये तो अपना बना लेंगे यानी कि प्रोडक्ट, बट एंजाइम क्या होगा, क्योंकि उसने बूस्ट अप किया है वो रिएक्शन का हिस्सा नहीं बना, वो क्या करेगा, एंजाइम सेपरेट हो जाएगा। ये आपने बेटा जहन में रखना है। ये इस रिएक्शन को ए एंड बी मैंने बता भी दिया है, दीज आर रिएक्टेंट्स, बट ई फॉर एंजाइम। जी बेटा, अब इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आ जाए कि अगर हमारे पास एक्स एक्सिस पे यानी कि रिएक्शन मौजूद हो, जो रिएक्शन कंटिन्यू होना है, और वाई एक्सिस पे मेरे पास एनर्जी हो, तो जो रिएक्टेंट है, यहाँ पे एग्जांपल भी दी हुई है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की, तो ये परफॉर्म तो होगा, एंजाइम डालें ना डालें परफॉर्म तो होगा। बट अगर हम एंजाइम नहीं डालेंगे इसमें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज्यादा चाहिए, और ज्यादा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन से ये प्रोडक्ट में यानी कि कार्बोनिक एसिड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। बट अगर हम इसमें एंजाइम ऐड कर देते हैं तो आप देख सकते हैं ग्राफ में, जो छोटा ग्राफ है, एंजाइम ऐड करने के बाद इसकी जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है वो लोअर हो जाती है, वो कम हो जाती है, प्रोडक्ट फिर भी बनता है चाहे हम एंजाइम डालें या ना डालें, लेकिन एंजाइम डालने से एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। इसमें आपने बेटा ये चीज जहन में रखनी है कि एंजाइम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन में क्या रोल प्ले करते हैं, आपको पता होना चाहिए। जी बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है कि कौन कौन से फैक्टर जो हैं ये एंजाइम का जो रेट ऑफ एक्शन है उसको अफेक्ट करते हैं, इनको हमने डिस्कस करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बेटा पहले एक क्वेश्चन है, हाउ टू मेजर द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम एक्शन का जो रेट है हम उसको कैसे मेजर करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे जांचेंगे इस अमाउंट ऑफ जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है। तो ये इसको मेजर किया जाता है कि जो सबस्ट्रेट हमारे पास मौजूद थे वो सबस्ट्रेट कितने टाइम में, कितने सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये मेजरमेंट है। इस चीज को हम मेजरमेंट का नाम देते हैं कि साफ ज़ाहिर है बेटा सबस्ट्रेट से, सबस्ट्रेट वही रिएक्टेंट बेटा, ठीक है, तो सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट वो कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट्स में, और एंजाइम की मौजूदगी में, तो ये चीज बताएगी कि कितने सबस्ट्रेट हैं, कितनी अमाउंट सबस्ट्रेट की ये कन्वर्ट हो जाती है प्रोडक्ट में एक खास टाइम में, वो तो वो मेजरमेंट है हमारी। हम उस चीज को मेजर करेंगे कि एंजाइम उसको कितने टाइम में उन सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देते हैं प्रोडक्ट्स में। सो बेटा फैक्टर्स की तरफ आते हैं, कुछ एक्सटर्नल कंडीशंस हैं जो एंजाइम एक्शन को अफेक्ट करती हैं, कौन कौन सी हैं। इसमें बेटा सबसे पहले टेम्परेचर है, पीएच है, एंजाइम कंसंट्रेशन है, और उसके बाद सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है। ये बेटा आपके सिलेबस का हिस्सा है, वैसे बहुत सारे हैं, ठीक है, इसमें ऑयंस भी आ जाते हैं, उसमें रेडिएशंस भी आ जाती हैं, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे हैं, बट ये 4 जो हमारे पास फैक्टर्स हैं इनको हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये आप लोगों के बेटा सिलेबस का हिस्सा है। सबसे पहले बेटा मैं टेम्परेचर की बात करूंगा। टेम्परेचर में क्या होता है बेटा, टेम्परेचर ये रेट ऑफ रिएक्शन जो एंजाइम यानी कि बूस्ट अप कर रहे होते हैं, रिएक्शन को चला रहे होते हैं, तो टेम्परेचर क्या करता है, ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, दुगना कर देता है, ठीक है। यानी कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, लेकिन एक लिमिट है, उस लिमिट से जब आगे बढ़ेंगे ना फिर गड़बड़ स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब एक टर्म आई है ऑप्टिमम टेम्परेचर, यानी कि ये वो टेम्परेचर है जहां एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो कर रहा होता है, एंजाइम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, एक्टिवली परफॉर्म कर रहा होता है, ये वो टेम्परेचर है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में बेटा हम बात करें ना तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री, ठीक है। सो इट्स मीन कि 37 डिग्री पे मैक्सिमम जो है एक्टिविटी हो रही होती है किसकी, एंजाइम्स की, 37 डिग्री पे, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है। अब फॉर एग्जांपल हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से पहले तो एंजाइम इनएक्टिव होंगे, फिर डीनेचर होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, ये बेटा आपने ध्यान में रखना है।
और खास तौर पे इन केस ऑफ बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया या हॉट स्प्रिंग है ना बेटे, चश्मे, गर्म चश्मे, तो वहाँ जो बैक्टीरिया सर्वाइव कर रहे होते हैं ना, इनमें एबिलिटी होती है कि इनकी जो एंजाइम्स वगैरह हैं वो कुछ हद तक सर्वाइव कर जाते हैं, क्योंकि ये 70 डिग्री, अप्रोक्सीमेटली 70 डिग्री तक ये सर्वाइव कर रहे होते हैं, तो उनका सर्वाइवल रेट ही ज्यादा है, तो उसमें जो है एंजाइम जो है वो ज्यादा देर तक जो है वो एक्टिव फॉर्म में रह सकते हैं। उसके बाद अगर हम टेम्परेचर लोअर करेंगे, टेम्परेचर कम करेंगे, तो क्या होगा, एंजाइम इनएक्टिव तो हो जाएंगे बट डीनेचर नहीं होंगे। ठीक है, जिस तरह मैंने टेम्परेचर की बात की ना, मैक्सिमम टेम्परेचर की, उसमें पहले इनएक्टिव होते हैं फिर डीनेचर हो जाते हैं। यहाँ पे क्या है कि जैसे टेम्परेचर हम कम करेंगे इनएक्टिव होंगे, लेकिन डीनेचरेशन नहीं होगी, उनमें डीनेचर नहीं होंगे। और इसी इसी के साथ ही एक टर्म यूज हुई है मिनिमम टेम्परेचर की। तो मिनिमम टेम्परेचर बेटा ये वो टेम्परेचर कहलाता है जिसमें जब हमने टेम्परेचर लो किया था और एंजाइम इनएक्टिव हुए थे ना, और फिर उन्हीं एंजाइम को या उसी टेम्परेचर को थोड़ा सा हम बढ़ाएं ताकि ये एंजाइम जो है ये दोबारा इनएक्टिव से एक्टिव स्टेट में आ जाए, तो उस टेम्परेचर को, वो जो मिनिमम टेम्परेचर है, वो जो थोड़ा सा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर को प्रोवाइड करने से एंजाइम एक्टिव फॉर्म में आ रहा है, जो इनएक्टिव हो गया था, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारे पास मिनिमम टेम्परेचर। तो ये बेटा आपने इसको जहन में रखना है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आ जाए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में एक तरफ टेम्परेचर आपको नजर आ रहा है, एक तरफ रेट ऑफ रिएक्शन नजर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो है एक्टिविटी शो होती है 37 डिग्री पे। टेम्परेचर जिस तरह बढ़ेगा तो थोड़ा सा तो एंजाइम एक्शन जो है वो थोड़ा सा तेज होगा, बट उसके बाद फौरन क्या होगा, डीनेचरेशन स्टार्ट हो जाएगी। और बेटा आप यहाँ पे देख सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में 37 होता है, वैसे नॉर्मली यानी कि मैक्सिमम एक्टिविटी देखने को मिलती है। तो ये बेटा आपने जहन में रखना है इस चीज को। नेक्स्ट है हमारे पास पीएच। पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि पीएच होता क्या है। इस वन पावर या पार ऑफ हाइड्रोजन इसको हम कहते हैं बेटा। ठीक है, दिस वन इज पार, सॉरी, पार ऑफ हाइड्रोजन। अब एक खास ना बेटा पर्टिकुलर रेंज होती है पीएच की जिसमें ना एंजाइम अपना वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। दरअसल ये जो पावर ऑफ हाइड्रोजन की बात की है ना, तो ये हमारी इनसाइड बॉडी जो है ना, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है वो रेगुलेट कर रही होती है। जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो उस वक्त पीएच और होगी। ये बेटा आगे मैं स्केल में ना आपको मजीद एक्सप्लेन भी करूंगा। और जैसे ही हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होगी तो पीएच और हो जाएगी। ठीक है, तो एंजाइम हमारे स्पेसिफिक पीएच में काम करते हैं, जिसको हम पर्टिकुलर पीएच कहते हैं। और जो ऑप्टिमम पीएच है जिसमें एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं, तो ये 6 to 8 के दरमियान है। पीएच 6 to 8, इसमें एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं। अब पीएच में अगर थोड़ी सी भी चेंज हो जाए, पीएच में चेंज का मतलब कि हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है ये ज्यादा या कम हो जाए, तो एंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं। बट ये स्लाइड चेंज की कंडीशन है। और अगर एक्सट्रीम चेंज हो जाए, यानी कि बेसिक कंडीशन थी एसिडिक में चली गई, एसिड कंडीशन थी तो बेसिक में चली गई, तो एक्सट्रीम कंडीशन जब होगी तो एंजाइम क्या होंगी, डीनेचर होना शुरू हो जाएंगे। और एंजाइम डीनेचुरेशन, दरअसल आपको पता है कि एंजाइम के अंदर जो है वो अमाइनो एसिड्स हैं, क्योंकि वो प्रोटीन के बने होते हैं, तो अमाइनो एसिड में ब्रेकेज स्टार्ट हो जाएगी, बॉन्ड्स टूट जाएंगे। जब बॉन्ड्स, पॉलीपेप्टाइड चेन के जब बॉन्ड टूटेंगे तो आपको पता है एंजाइम फिर डीनेचुरेशन की तरफ मूव कर जाएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं एग्जाम्पल के तौर पे पेपेन। पेपेन बेटा ये हमारे पास पपाया, पपीता जो बोलते हैं ना बेटा, पपीता, तो ग्रीन पपाया में ये एंजाइम मौजूद होता है पेपेन। ये दोनों कंडीशन में काम करता है, एसिडिक पीएच में भी और अल्कलाइन पीएच में भी। उसके बाद एग्जांपल है पेप्सिन की। ये बेटा डाइजेस्टिव एंजाइम है, ये एसिडिक पीएच में जो है ये अपना वर्क परफॉर्म करता है, मैक्सिमम एक्टिविटी 2 पीएच पे। ठीक है, उसके बाद ट्रिप्सिन है बेटा, ये जो है हमारे पास ये भी एंजाइम है, ये एक्टिव होता है 2 पीएच पे, यानी कि एसिडिक पीएच में एक्टिव हो रहा है, बट ये अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी जो है ये बेसिक पीएच में शो कर रहा होता है 8 पीएच पे मैक्सिमम एक्टिविटी। ये हमारे पास पीएच स्केल है बेटा, देख सकते हैं 7 पे न्यूट्रल है। ठीक है, और 7 से नीचे की तरफ मूव करें 1 की तरफ, ये एसिडिक कंडीशंस आ जाती हैं, और अगर 7 से ऊपर मूव करें 14 की तरफ तो ये बेसिक जो है वो पीएच आ जाती है। तो बेटा ये आपने जहन में रखिएगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में
जो चीज़ आपको समझानी है, जो मैंने आपको ऑप्टिमम पीएच का बताया था कि 6-8 जो है ये ऑप्टिमम पीएच होती है। तो ये आप जहन में रख सकते हैं। एक्स एक्सिस पे आपको पीएच नजर आ रहा है और वाई एक्सिस पे स्पीड ऑफ रिएक्शन जो है यानी कि वेलोसिटी की फॉर्म में हम बात करेंगे वो आपको नजर आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एंजाइम कंसंट्रेशन। तो एंजाइम कंसंट्रेशन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे एंजाइम बढ़ाते जाएंगे, अब देखें ना, इसके लिए एक शर्त जहन में रखिएगा बेटा, पीएच भी हम कांस्टेंट करेंगे, टेम्परेचर भी कांस्टेंट करेंगे, सबस्ट्रेट हमारे पास क्या है वो भी फिक्स है, मैक्सिमम सबस्ट्रेट है। अब एंजाइम कंसंट्रेशन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे एंजाइम बढ़ते जाएंगे सबस्ट्रेट की कन्वर्जन होती जाएगी। एक एंजाइम, अब इसका हमें आइडिया कैसे होगा कि एक एंजाइम अगर है ना और सबस्ट्रेट ज्यादा है तो ज्यादा टाइम लगेगा, और अगर हम एंजाइम बढ़ाते जाएंगे तो सबस्ट्रेट क्या है उनको कन्वर्ट करता जाएगा। एंजाइम बढ़ाते जाओ, सबस्ट्रेट फिक्स है, मैक्सिमम सबस्ट्रेट है, तो ज्यादा एंजाइम होंगे, ज्यादा सबस्ट्रेट की कन्वर्जन होगी, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा और टाइम हमारे पास कम यूटिलाइज होगा। ठीक है, तो जब कंसंट्रेशन इनकी इक्वल हो जाती है यानी कि जितने सबस्ट्रेट थे उतने एंजाइम हो जाते हैं, उसका फिर कोई इफेक्ट नहीं होगा। और उसके साथ साथ मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आप लोगों को बता दूं बेटा। एक तरफ से एक्टिविटी है यानी कि स्पीड ऑफ रिएक्शन की बात की है, और एक तरफ से एंजाइम कंसंट्रेशन। तो आप इसमें देख सकते हैं किस तरह से एंजाइम अगर बढ़ते जाएंगे तो रिएक्शन स्पीड अप होता जाएगा। सो लास्ट हमारे पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की बात है कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होगा इसमें। अब पीएच भी कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, अब जो एंजाइम है ये हमारे पास मैक्सिमम मौजूद है। अब जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट बढ़ाएंगे ना, जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, रिएक्शन स्पीड पकड़ेगा, और मैक्सिमम स्पीड जो है जब इक्विलिब्रियम स्टेट आएगी यानी कि जितने सबस्ट्रेट उतने एंजाइम, तो मैक्सिमम जो है ना स्पीड देखी जाएगी यानी कि तेजी के साथ मैक्सिमम। बट नेक्स्ट, अगर हम इंक्रीज करेंगे सबस्ट्रेट को, अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे इक्विलिब्रियम से ऊपर यानी कि अब लेवल क्रॉस कर रहा है, तो क्या होगा, अब स्पीड रिएक्शंस की कम हो जाएगी। क्यों, इस चीज को समझना है। क्योंकि जितने भी एंजाइम थे वो सारे सबस्ट्रेट के साथ लगे हुए हैं, सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करने में लगे हुए हैं। अब जैसे ही सबस्ट्रेट कन्वर्ट होगा, जो एंजाइम फ्री होगा तो वो नेक्स्ट सबस्ट्रेट की तरफ आएगा ना, तो इसीलिए कोई एंजाइम फ्री हुआ तो बाइंड करेगा, अदरवाइज सारे एंजाइम जो है वो बिजी होंगे सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करने में। जो जो कन्वर्ट करता जाएगा फिर नेक्स्ट सबस्ट्रेट को पकड़ेगा। जब हम हमारे पास इक्वल अमाउंट होगी ना तो मैक्सिमम एक्टिविटी हो रही होगी, लेकिन सबस्ट्रेट बढ़ेंगे तो फिर स्पीड ऐसा ऐसा जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। तो इस चीज को बेटा आपने समझना है। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आ जाए, एक तरफ देखें तो एक्स एक्सिस पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है और वाई एक्सिस पे रेट ऑफ रिएक्शन बताया गया है। शुरू शुरू में सबस्ट्रेट बढ़ते हैं, एंजाइम मैक्सिमम रिएक्शन, और एक इक्विलिब्रियम स्टेट होती है जहां तक इनकी मैक्सिमम एक्टिविटी होती है। उसके बाद फिर ये नॉर्मल परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं यानी कि स्पीड जो है फिर नॉर्मल हो जाती है, फिर ये इंक्रीज नहीं होती एक लेवल के बाद, इक्विलिब्रियम स्टेट के बाद। तो बेटा ये तो था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों को बेटा समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज बेटा।